प्रचंड ने महारानी रूपरेखा के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए रणनीति बना ली थी, तो वहीं दूसरी तरफ महामंत्री ने कुरीति के सामने प्रचंड और महारानी रूपरेखा का भांडा फोड़ दिया था। महामंत्री की सूचना पर कुरीति तुरंत एक गुप्तचर को अपने पास बुलवाता है। उसे अभी भी पूरी तरह से महामंत्री की बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि महामंत्री गोदावरी की गद्दी के लालच में ऐसी कहानी बना रहा है, और महारानी रूपरेखा के ऊपर शक करना उसे वैसे भी गवारा नहीं था। लेकिन अपने भाई अनीति के दबाव में उसे एक गुप्तचर को बुलाना ही पड़ता है। एक शंख नाम का गुप्तचर कुरीति के कक्ष में आ जाता है। वो हाथ जोड़ते हुए कहता है, महाराज कुरीति की जय हो। महाराज, आज इतने दिनों के बाद आपने इस सेवक को कैसे याद किया? आओ आओ शंख, आज हमें तुम्हारी अत्यंत आवश्यकता पड़ी है। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सकूं। आप आज्ञा दे महाराज। तुम्हें पता है शंख कि तुम हमारे सबसे ज्यादा विश्वासी तथा वफादार गुप्तचर हो, क्योंकि हमें जब भी किसी अकस्मात समय पर तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम सदा हमारी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। महाराज, आपकी बातों से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई गंभीर समस्या है? हाँ शंख, बात तो गंभीर है। ये गोदावरी के महामंत्री है। कुरीति गोदावरी के महामंत्री की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इनकी सूचना के अनुसार हमारे मंत्री प्रचंड ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। वो गोदावरी की रानी रूपरेखा के साथ मिलकर महेंद्रराव के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हम चाहते हैं शंख कि तुम जाकर इनकी सूचना में कितनी सत्यता है इस बात का पता लगाओ। मैं समझ गया महाराज, आप निश्चिंत रहे। मैं ये कार्य इतनी कुशलता से करूंगा कि आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है शंख। हमें जल्द से जल्द इस विषय की सूचना चाहिए। ठीक है महाराज, हम अभी ही इस बात का पता लगाने के लिए प्रस्थान करते हैं। कुरीति से आज्ञा लेकर गुप्तचर शंख वहां से चला जाता है। अब जब तक हमारा गुप्तचर पता करके वापस नहीं आ जाता, आप हमारे अतिथि बनकर रहेंगे। कुरीति की बात सुनकर महामंत्री अपनी चालाकी पर खुश होते हुए कहता है, अरे महाराज, आप भी अचानक से क्रोधित होते हैं और अचानक से नरम पड़ जाते हैं। आपका स्वभाव एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम और मीठे। महामंत्री, ज्यादा समय तक आपकी ये खुशी बरकरार नहीं रहने वाली। आप तभी तक खुश हैं जब तक कि शंख सूचना लेके नहीं आता और आपकी बात का प्रमाण नहीं मिलता। अन्यथा हमारे बीच एक ही रिश्ता है, और वो है आपकी गर्दन और हमारी तलवार का। महाराज, महामंत्री डर के मारे एक घूंट भरते हैं। क्या हुआ महामंत्री जी, आपको चिंता की क्या जरूरत है? आप तो बेवजह ही घबरा रहे हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आपको घबराने की तो किंचित भी जरूरत नहीं है। महाराज, हम घबरा नहीं रहे हैं, परंतु आपको तो पता ही है कि हम झूठ नहीं बोलते। हमने हमेशा आपके हित की कामना की है और आप हम पर ही संदेह कर रहे हैं। महामंत्री जी, हम कब आप पर संदेह कर रहे हैं? हम तो बस आपकी बात की गंभीरता जांच रहे हैं और कुछ नहीं। संदेह तो हमें लग रहा है कि आपको अपनी खुद की सूचना पे ही नहीं है। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें खुद महारानी जी ने अपनी मुंह से बताया था कि महाराज विश्वजीत जिंदा है और वो जल्दी ही गोदावरी आने वाले हैं। क्या? महामंत्री की बात सुनते ही कुरीति अपने सिंहासन से चौंक कर खड़ा हो जाता है। उसे ऐसे चौंकता हुआ देख महामंत्री पहले तो घबरा जाता है और अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे बाप रे, इसे क्या हुआ? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे देवा, बचा ले रे बाबा। और ऐसा कहते हुए महामंत्री ऊपर देखते हुए हाथ जोड़ता है और फिर वापस से कुरीति की तरफ देखता है। ये नाटक करना बंद कर। और क्या कहा तूने अभी अभी? अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उसके आगे। गोदावरी आने वाला है
अबे ये नहीं, उससे पहले तेरी एक बात समझ नहीं आ रही है क्या मूर्ख? खुद महारानी जी ने अपने मुंह से बताया था, हम तेरा सर कलम कर देंगे मूर्ख। क्या तुम मूर्ख हो महामंत्री? ये बताओ कि महारानी ने अपने मुंह से क्या बताया था? अच्छा अच्छा, गोदावरी आने वाले हैं। महामंत्री! कुरीति गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है और महामंत्री की गर्दन पर तान देता है। जी वही तो कह रहा हूं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ तो अब पूरी बात फिर से बोल। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें खुद महारानी जी ने अपने मुंह से बताया था कि महाराज विश्वजीत जिंदा है और वो जल्दी ही गोदावरी आने वाले हैं। इस बार डर के मारे महामंत्री पूरी बात एक बार फिर एक सांस में तेजी से बोल देते हैं। कुरीति ये बात सुनते ही अपनी तलवार वापस से मयान में रख लेता है। ओह, ये धोखा, वो भी हमारे साथ? तो ये कारण था उस रूपरेखा का हमारे ऊपर अपने रूप जाल का जाल फेंकने का, ताकि हम उसके प्रेम में फंसकर उसे अपने सारे राज बक दे। हम भी देखते हैं रूपरेखा की मैदान जंग में अपने रूप से कैसे हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। ऐसा कहते हुए कुरीति जोर से अपनी दुशाला अपने कंधे पर डालता है और फिर जोर से चीखता है, सैनिकों! उसकी आवाज सुनकर कुछ सैनिक दौड़ते हुए उसके कक्ष में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ महामंत्री डर के मारे अभी तक अपना गला सहला रहा था, मानो उसे एहसास हो गया हो कि वो आज साक्षात यमराज के मुंह से लौट के आया है। कुरीति गुस्से में और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था, मानो कोई जंगली जानवर अपने शिकार करने के रूप में आ गया हो, और महामंत्री एक टुक उसे ही देख रहे थे। जी महाराज, आपने याद किया? हाँ, जाओ और सेनापति को हमारे सामने पेश होने के लिए कहो। जी महाराज। एक व्यक्ति जल्दी से जाओ और जाकर गुप्तचर शंख को जाकर रोक लो। उनसे कहो कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो वापस आ जाए। सत्यता का प्रमाण मिल गया है। आखिरी शब्दों को कहता हुआ कुरीति कहीं खो सा जाता है। इधर कुरीति अपने सेनापति का इंतजार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गोदावरी में महारानी रूपरेखा के आदेश पर उनकी सेना तैयार हो चुकी थी। उनके सभी पैदल सैनिकों ने अपने भाले और तलवारें संभाल ली थी। घुड़सवार अपने दो मुंहे और लंबे भालों के साथ पैदल सैनिक के सामने और दाहिनी ओर बेहद मजबूती के साथ खड़े हुए थे। वहीं उन सभी से दूर नगर द्वार के समीप गज सेना के समूह एक कतार में खड़े थे, और इन सभी के सेना नायक एक कतार में अपनी तलवारों को हाथों में थामे महल के गलियारे में तने खड़े थे। प्रचंड ये सब देख के बेहद खुश था। ये हुई कुछ बात, अब हमें किसका इंतजार है? चलिए, जितनी जल्दी हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो सेनापति को आगे बढ़ने का इशारा करता है, लेकिन तभी अचानक से सेनापति सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और एक आवाज उन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सावधान, होशियार, निडर, वीरांगना, युयुत्स, रूपवान, सौंदर्य रूपा, रूप कुमारी महारानी रूपरेखा पधार रही है। उस ऐलान के खत्म होते ही सेनापति जोर से चीखते हुए पीछे पलटते हैं। सैनिक सब तैयार, चक्रवर्ती महारानी अवगमन, अभिमुखम महारानी वंदनम, खड़क श्रेणी, शूल श्रेणी, आयुध गौरव समर्पणम, विशिष्ट सेना समूह महारानी चरण वंदनम। सेनापति के ऐसा कहते ही गलियारे में खड़े सभी सैनिक अपनी तलवारों को महारानी के आगे झुका देते हैं। महारानी युद्ध में जाने के लिए स्वयं तैयार होकर आ चुकी थी। प्रचंड भी सेनापति के साथ उन्हीं की तरफ देखता है। महारानी रूपरेखा साधारण वस्त्रों में जिस प्रकार रूपवान, मृगनयनी और मनमोहिनी लगती थी, ठीक वैसे ही एक योद्धा के वस्त्रों में भी वो किसी क्षत्राणी, वीरांगना और शूरवीर से कम नहीं दिख रही थी।
सोने सा पीला और लोहे के शूलों से सजा उनका कवच उनको और भी ज्यादा विस्मयी बना रहा था। महारानी की आंखें सदी हुई थी। कल तक जिसमें समंदर की निर्मलता थी, उसमें आज आग का दरिया नजर आ रहा था। उनका काजल उनकी आंखों में देखने वाले के मन में भय पैदा कर देने वाला लग रहा था। प्रचंड कुछ देर तक उनकी तरफ ही देखता रह जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अकेला ही उनकी तरफ देख रहा है। यह एहसास होते ही वो खुद को जल्दी से संभालता है और महारानी के आगे झुककर उनको प्रणाम करता है। लेकिन अभी भी उसकी आंखें महारानी को देखने के लिए व्याकुल थी और देखने की कोशिश कर रही थी। वही राजा विश्वजीत अब दुगनी तेजी के साथ गोदावरी के जंगलों की तरफ बढ़ रहे थे। क्या होगा कहानी में अब आगे? महारानी रूपरेखा, प्रचंड और सेनापति भल्लाल मिलकर